बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लड़ाई का दायरा शमाली यमन तक फैल गया है और इसमें सऊदी अरब पर भी बहुत बड़ा हमला हो रहा है और जंग कुवैत से लेकर उर्दन तक तमाम महाज गर्म हो गए हैं। अमेरिका ने इस मरतबा ईरान के किन तनसीबात पर हमला करके उसकी माशी कमर तोड़ डाली और सदर ट्रंप ने हुर्मस पर ज़ाती कब्जे का ऐलान कर दिया है, जबकि ईरान का ब्लॉकेड हुर्मस का दोबारा लागू हो गया है। और पहली मरतबा अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री ड्रोन इस्तेमाल किए हैं जो बहुत ज़्यादा हिट करने वाले ड्रोन तैयारे हैं और ईरान को एक सिफारती झटका लगा है और वो बहुत बड़ा झटका है। एक बरतानिया ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया और न सिर्फ बरतानिया ने बल्कि फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। ये हमारे मौज़ूआत हैं। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो गई है और सऊदी अरब अगर इस जंग में फरीक बनने पर मजबूर कर दिया जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक शदीद संगीन मसला पैदा हो जाएगा। जैसा कि बाज़ अनासर का कहना है कि ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है। असल में वो ईरान के साथ है, लेकिन दिफाई मुआहदा उसने सऊदी अरब से किया है। तो ये देखना पड़ेगा कि इस दावे में कितनी सदाकत है। मेरा ख्याल है कि ये दावा एक प्रोपेगेंडा है, झूठ है, लेकिन अगर मामला इस हद तक जाता है तो पाकिस्तान के लिए मसला पैदा हो जाएगा और बड़ा संगीन मसला पैदा होगा। असर फहरिस्त ये कि जंग जारी है और हमलों की शिद्दत पहले से ज़्यादा है, हमलों की गिनती भी पहले से ज़्यादा है, हमलों का दौरानिया भी। मिसाल के तौर पर कल जो हमले किए गए उनका दौरानिया 4.5 घंटे रहा, यानी 4.5 घंटे मसलसल अमेरिका ने ईरान के जनूबी सूबों पर बमबारी की, गोलाबारी की और ज़ाहिर शदीद नुकसान पहुंचा। लेकिन इसमें एक अहम बात यह थी कि ईरान के तेल पैदा करने वाले सूबों में तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम का तमाम ख़त्म कर दिया गया है। ये ईरान के लिए एक ऐसा ब्लो है, फैटल ब्लो है कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ये सूबे ख़ास तौर पर खोजिस्तान, फिर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है, और फिर हुर्मुज़गान, ये 3 सूबे जहाँ तेल है और सबसे ज़्यादा खुज़स्तान में है। इन तीनों सूबों में अमेरिका ने अगरचे तेल के किसी कुएं पर बमबारी नहीं की, लेकिन कुओं के इर्द गिर्द जो कुछ भी तेल की रिफाइनरी से मुतल्लक जो भी सिस्टम होता है वो सारे का सारा उड़ा दिया। और ज़ाहिर है अमेरिका ने तेल के कुओं को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया, क्योंकि इस सूरत में तबाही बहुत ज़्यादा होती है और उन तेल के कुओं को लगी आग बुझाना भी नामुमकिन हो जाता, क्योंकि तेल के कुओं का आग लग जाए तो बुझाने के लिए जो बंदोबस्त चाहिए वो ईरान की हुकूमत प्रोवाइड नहीं कर सकती। अफरा तफरी के आलम में पासदारान इनकलाब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ख़ासतौर पर खुर्रम शहर में पासदारान का एक और ठिकाना तबाह किया गया है। ये तेल वाली तनसीबात की तबाही अपनी जगह एक बहुत बड़ा वाक़या है। और दूसरी बात यह है कि मसलसल ईरान के फौजी अड्डे अमरीकी हमलों की जद में हैं और इतने ज़्यादा अड्डे हैं कि लगता है कि ईरान पूरे का पूरा बंदूकस्तान है या तोपस्तान है या ड्रोनस्तान है। हर जगह अमेरिका के फौजी अड्डे, फौजी गोदाम, मिसाइलों के गोदाम, मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के गोदाम इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि अमेरिका भी हैरान है कि ईरान ने आखिर इतना अरसा सिर्फ यही काम किया। ज़ाहिर ईरान की मईशत ख़त्म हो चुकी, लेकिन ये मौलवी लोग मसलसल ड्रोन और जहाज़ बनाते रहे, जहाज़ कहता हूँ मिसाइल बनाते रहे, क्योंकि इनके लिए अगर ईरान के अवाम भूखे मर जाएं तो इन्हें कोई मसला नहीं, गंदम नहीं मिलती कोई मसला नहीं, पानी नायाब हो गया कोई मसला नहीं, क्योंकि मौलवी लोगों के पास अवाम का लूटा हुआ अरबों डॉलर का सरमाया है और इनके पास हर चीज़ मंगवाने के लिए जितने वसाइल चाहिए वो सब दस्तयाब हैं। मौलवी लोगों के लिए गंदम भी रूस से आ जाती है कैस्पियन के जरिए, पानी भी बोतलों में आ जाता है, खाने पीने की दूसरी चीज़ें बिस्कुट से लेकर बेकरी तक की सारी चीज़ें ये रूस से मंगवा लेते हैं, तुर्कमेनिस्तान से मंगवा लेते हैं, कजाकिस्तान से मंगवा लेते हैं। इनके पास पैसा है, इनके पास किश्तियाँ हैं शमाली समुंदर में, ये जो कैस्पियन का समुंदर है। तो इन्होंने ईरान की सारी दौलत ड्रोन जहाज़ों पर लगा दी और इन पर लगा दी, मिसाइलों पर लगा दी
اور دوسرے انفراسٹرکچر کی طرف ان کی توجہ نہیں رہی. چنانچہ شاہ کے مقابلے میں آج کا ایران کسی حد تک پسماندہ ملک کہا جا سکتا ہے، لیکن پسماندہ سے زیادہ وہاں جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جس طرح معیشت کا کچومر نکلا ہے، خاتمہ ہو گیا ہے، وہ اپنی جگہ ایک دردناک کہانی ہے، جس کا سارا نقصان، جس کا سارا بوجھ، جس کی ساری اذیت ایران کے عوام اٹھا رہے ہیں. اور اگر یہ جنگ مزید پرولانگ کرتی ہے تو ایران کے عوام بھوکوں مرنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ خبر پہلے ہی آ چکی ہے کہ ایران کے شہریوں نے اپنے ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اگر کوئی آدمی دن میں 4 روٹیاں کھاتا تھا تو اب وہ 2 روٹیوں پر آ گیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو عادی کر لیا ہے. جس کی بھوک 4 روٹیوں کی ہے پورے دن میں، وہ 2 پر گزارا کرتا ہے. جس کی پورے دن میں 6 روٹیوں کی بھوک ہے، وہ 3 پر گزارا کر رہا ہے، کیونکہ اب پیسے نہیں رہے ان 4 روٹیوں کے خریدنے کے بھی. اور یہ جنگ پرولانگ کر گئی تو پھر یہ 2 روٹیوں کے بھی پیسے ان کے پاس سے نہیں رہیں گے. ادھر سر ٹرمپ نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جس پر پوری دنیا میں ان کی مذمت کی جا رہی ہے، اس بات کو ناپسند کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہرمز اب میرے کنٹرول میں ہے. بلاکر اس نے لگا دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور گزشتہ 36 گھنٹے میں ایران کا ایک بھی جہاز باہر نہیں آنے دیا گیا، اور نہ ہی باہر سے کسی جہاز کو ایران کی بندرگاہ پر جانے کی اجازت ملی. بلاکر تو لگ گیا، اور سینٹکام نے کنٹرول بھی سنبھال لیا ہرمز کے باہر پورے ناکے لگا کر. اور صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ اب ہرمز میرے کنٹرول میں ہے اور میں اس پر 20% ٹیکس لگاؤں گا. پتہ نہیں 20% کس چیز کے ٹیکس، یعنی تیل کی جو کل مالیت ہے، اگر یہ کل تیل کی مالیت پر 20% ٹیکس ہے تو پھر تو تباہی ہے. اسی لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل 20% مہنگا ہو جائے گا. جو $1 کروڑ کا تیل خریدے گا، کوئی ملک کسی سودا کرے گا تو اسے 20 لاکھ، 1 کروڑ پر 20 لاکھ مزید دینا ہوں گے. اور پھر وہ 20 لاکھ کہاں سے دے گا؟ اور پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بیٹھے وہ 20 لاکھ کے بجائے عوام سے 40 لاکھ روپے وصول کریں گے. اور ایران کے ساتھ جھگڑا یہی تو تھا کہ ہرمز ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے، ایران کس طرح اس پر ٹیکسیشن کر سکتا ہے. اب وہی کام ٹرمپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ یہ ٹیکس لگانا درست ہے لیکن ایران نہیں لگائے گا، میں لگاؤں گا. امریکہ کا ٹیکس لگانا تو اور بھی غلط ہے. ایران کا ٹیکس لگانا بھی ناجائز اور غیر قانونی تھا، لیکن چلیے وہ تو ہرمز کے سرے پر بیٹھا ہے. امریکہ کا ہرمز سے اس طرح کا کیا واسطہ کہ وہ اتنے 7 سمندر پار سے آ کے ہرمز پر ٹیکس وصول کرے. ٹرمپ کا دعویٰ ہے، ٹرمپ کا یہ جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایران سے ان جہازوں کو بچائیں گے اور اس کے محافظ ہوں گے، ہم گارڈین ہوں گے ہرمز کے، تو یہ جو گارڈین شپ ہے اس کا معاوضہ ہم 20% کے حساب سے لیں گے. اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ آج شاید یہ بیان واپس لے لیا جائے، کیونکہ ٹرمپ اسی طرح کرتا ہے. وہ ایک بیان عجیب و غریب قسم کا دیتا ہے، اگلے دن وہ اس کی تردید تو نہیں کرتا لیکن اس کے الٹ بیان دے کر پہلے والے بیان کو خود ہی کالعدم اور کینسل کر دیتا ہے. بہرحال امریکہ کے کنٹرول میں آنے کے بعد، امریکہ کی حفاظت میں آنے کے بعد پچھلے دن 20 جہازوں نے ہرمز کو کراس کیا. یہ بہت کم تعداد ہے، کم سے کم 100 جہازوں کو روزانہ یہاں سے گزرنا چاہیے، یا اگر اس سے بھی کم کریں تو 80 جہازوں کو گزرنا چاہیے، لیکن 20 جہاز بہت کم تعداد ہے. بہرحال 20 کی تعداد گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہرمز کا جو بلاکر ایران نے کیا تھا وہ جزوی طور پر ٹوٹ گیا ہے، اور عمان نے تو ایک ڈبل وے وہاں بنا دیا ہے. اب اس ڈبل وے پر آنے جانے والے جہازوں کی حفاظت امریکہ کے ذمہ ہے، جیسا کہ امریکہ نے اور ٹرمپ نے اعلان کیا ہے. اچھا، ادھر جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شمالی یمن کا دارالحکومت ہے سنا، جس پر حوثیوں کا قبضہ ہے. یمن کی فضائیہ نے، یمن کے طیاروں نے کل صنعاء کے ایئرپورٹ کو بمباری کر کے تباہ کر دیا. اتنی شدید بمباری تھی کہ ایئرپورٹ پر کوئی رن وے نہیں بچا، کوئی عمارت نہیں بچی، صفائی کر دیا. اب شمالی یمن یہ کہہ رہا ہے کہ حوثی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ سعودی عرب نے کیا ہے اور ہم سعودی عرب کو ایک سخت جواب دیں گے. اور سعودی عرب کو اس سے پہلے حوثی نشانہ بنا چکے ہیں. کچھ برس پہلے انہوں نے جازان صوبے میں، جازان صوبہ وہ ہے جو شمالی یمن کے بارڈر سے لگتا ہے، اور جازان کے علاقے میں انہوں نے
घुस कर सऊदी अरब की वहाँ रिफाइनरियों को और दूसरी तनसीबात और इमारतों को आग लगा दी थी और सऊदी अरब का खासा नुकसान किया था। अच्छा, अब ये हालिया बमबारी क्यों हुई है? इसकी वजह यह है कि ईरान के जहाज मुसलसल सनआ पर लैंड कर रहे थे, सनआ पर उतर रहे थे। अब पहले ये सवाल देखिए कि ये ईरान के जहाज वहां क्यों आ रहे हैं। मसल से मुराद ये है कि 4 दिनों में 3 जहाज तो उतर चुके सऊदी ईरान के। एक जहाज में तो ईरान का सफीर आया और दूसरे एक जहाज में वो हौसी रहनुमा आए जो तेहरान गए हुए थे, और तीसरे जहाज में ये ईरान के हुक्काम थे जिसको उतरने से रोकने के लिए शुमाली यमन ने सनआ एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। लेकिन वो जहाज बहरहाल उतर गया, सनआ एयरपोर्ट पर नहीं उतरा, वो डाइवर्ट कर दिया गया और वो उतरा अल हुदैदा एयरबेस पर, जहां पहले ही 2 दिन पहले शुमाली यमन और यमन की हुकूमत के दरमियान की फौजों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें हौसियों के 50 आदमी मारे गए थे और यमन की हुकूमत के 12 या 15 फौजी मारे गए थे और इनके 50 मारे गए थे। तो वहां झड़प हुई थी और उसके बाद पहले तो हौसी ने ये ऐलान किया कि हमने वो ब्लॉकेड तोड़ दिया है जो सऊदी अरब ने और उनके इत्तेहादी मुल्कों ने लगा रखा था कि सनआ और अल हुदैदा एयरपोर्ट पर किसी ईरानी जहाज को नहीं उतरने दिया जाएगा। तो वो ब्लॉकेड हमने तोड़ दिया क्योंकि ईरान का तैयारा बहिफाजत अल हुदैदा एयरपोर्ट पर उतर गया। इस पर यमन की हुकूमत ने ऐलान किया कि हम मजीद कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद हौसियों ने दोनों एयरपोर्ट बंद कर दिए। यानी सना का एयरपोर्ट तो बंद था ही, अल हुदैदा के एयरपोर्ट भी बंद कर दिया और जो 2-3 छोटे छोटे एयरपोर्ट है उनको भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको ये इतला मिली थी कि सऊदी फजाइया इन तमाम एयरपोर्ट्स पर बमबारी करने वाली है। हौसियों के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उनके पास ड्रोन और मिसाइल है। अच्छा, अब वो हौसियों के रहनुमा कह रहे हैं कि हम बाबुल मुंदब की नाकाबंदी करेंगे। यही कहानी है कि ईरान का ये जहाज वहां क्यों आया, और इससे पहले ये जो तेज रफ्तार राब्ते के हौसी वफद ईरान गया और ईरान से वापस आया, और ईरान का सफीर जो यहाँ तैनात था लेकिन वो ईरान गया हुआ था, वो भी अफरा तफरी में वापस आया। तो ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि ईरान हौसियों से जो मुतालबा कर रहा था कि आप इस जंग में शरीक हो जाएं, ईरान की मदद करें। इधर ईरान बहुत दबाव में है, उसने हिजबुल्लाह को भी एक्टिवेट किया, लेकिन हिजबुल्लाह को तो इसराइल ने बहुत बुरी तरह घेरे में ले लिया, उनका बहुत नुकसान भी हुआ है। उनके जो सबसे बड़ा जखीरा जो हथियारों का एक टनल मिल था वो भी कब्जा में ले लिया गया है, और इसके अलावा बमबारी और गोलाबारी, मिसाइल बारी इसराइल की तरफ से मसलसल जारी है। चुनांचे हिजबुल्लाह तो कोई खास मदद नहीं कर सकती, अलबत्ता हौसी बहुत मदद कर सकते हैं बाबुल मंदब का रास्ता रोक। अच्छा, जहां एक बड़ी गलत फहमी है जिसको दूर करना जरूरी है, वो ये है कि हौसी बाबुल मंदब की नाकाबंदी कभी नहीं कर सकते। हुरमज के एक तरफ ईरान बैठा है, एक तरफ है ओमान। चाहे तो ओमान इसकी नाकाबंदी कर दे, चाहे तो ईरान इसकी नाकाबंदी कर दे, आसान है। लेकिन बाबुल मुंदब पर यमन की हुकूमत बैठी है, अदन आर्जी दारुल हुकूमत है और यमन की सबसे बड़ी बंदरगाह भी है। तो वहां यमन की हुकूमत बैठी है, यानी सऊदी अरब के इत्तेहादी बैठे हैं, और वहां तो हौसी जा ही नहीं सकते। हौसी वहां से शमाल में है, खलीजे बहरे अहमर के किनारे पर कुछ 50-60 मील दूर बैठे हैं। वहां से वो बाबुल मुंदब को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वहां 50-60 मील नहीं, 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं। वहां से अलबत्ता ये बहरा अहमर से गुजरने वाले जहाजों को हिट कर सकते हैं, खास तौर पर वो जहाज जो यमन के साहिल के पास से गुजरेंगे। लेकिन जब से पिछली मरतबा हौसियों ने इन जहाज़ों पर गोलाबारी की थी और कई जहाज डुबो दिए थे या उनको आग लगाई थी, तो उसके बाद से अब जो समुद्री ट्रैफिक है वो यमन के साहिल के पास से होकर नहीं गुजरती, बल्कि या तो खलीजे बहरा अहमर के दरमियान से गुजरती है, या फिर वो जो मिस्र और सूडान का साहिल है उसको इस्तेमाल करती है, उसके साहिल के पास से गुजरती है। और साहिल पर इतनी दूर, क्योंकि बहरा कुलज़म काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर
चौड़ा समुंदर है, वो खलीज फारस की तरह तंग समुंदर नहीं है। और खलीज फारस को छोड़िए, असल जो नाकाबंदी वाली जगह है वो है हुर्मस, जो चंद मील चौड़ी है, यानी 15 किलोमीटर एक जगह से 20 किलोमीटर है। तो वहां तो नाकाबंदी हो सकती है, वहां तो राकेटबारी आसान हो सकती है, लेकिन खलीज बहरा कुल्ज़म में जो जहाज गुजरेंगे उनको निशाना बनाना उतना आसान नहीं। उनमें से सिर्फ वो जहाज ज्यादा आसान टारगेट हो सकते हैं जो या तो यमन के साहल के पास से गुजरें या समुद्र के दरमियान से गुजरें। जो परली तरफ से होकर गुजरेंगे वहां तक हिट करना आसान नहीं होगा, यानी अगर आप हिट करते भी हैं तो कोई गारंटी नहीं कि रॉकेट मिसाइल उस जहाज को जाकर लगेगा। और ये डिसरप्शन वो कर सकते हैं हौसी, लेकिन बाबुल मुंदब पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ एक मुहावरतन, क्योंकि ज़ाहिर है जब बहरा अहमर में ट्रैफिक मुतासर होगी तो बाबुल मुंदब से खुद बहुत जहाज गुजरना कम हो जाएंगे, इसलिए इसको इम्प्लाई कर देते हैं लोग। बाबुल मुंदब से ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये नाकाबंदी हुई तो हौसियों पर शदीद बमबारी होगी अमेरिका की तरफ से, और वहाँ अमेरिका के जहाज बहरा कुल्ज़म में, जिसको बहरा अहमर भी कहते हैं, वहाँ मौजूद है। एक फ्लीट भी उनका वहाँ मौजूद है, और एक फ्लीट उनका यमन के अदन से जुनूब में सकोटरा की तरफ भी मौजूद है। तो वहाँ हौसियों पर इन जहाज़ों से उड़ने वाले हवाई जहाज या मिसाइल या ड्रोन हौसियों को हिट कर सकते हैं। और हौसियों का पहले ही इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि उनमें पहले जितना दम खम नहीं रहा। लेकिन अब हौसी जो है वो ईरान को ना नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन वो तामुल जरूर कर रहे हैं। तामुल इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास अब पहले जितने हथियारी ज़खायर नहीं हैं। पहले तो अब ईरान ने एक चेन बना रखी थी इनको सप्लाई की, जहाज़ों के जरिए, समुद्री जहाज़ों के जरिए और हवाई जहाज़ों के जरिए, कार्गो जहाज़ों के जरिए, यानी ये जो अपने ईरान की फजाइया, ईरान की एयरलाइन के पास है। लेकिन जब से अमेरिका ने इनकी नाकाबंदी की और सऊदी अरब ने भी नाकाबंदी बढ़ा दी, तो समुद्री जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन ख़त्म हो गई है। और हवाई जहाज़ों पर तो खैर बैन लगा हुआ है, वो उतर ही नहीं सकते। अब एक जहाज़ उतरा है तो एक नई शक्ल पैदा हो गई है बहरान की। और समुद्री जहाज जो थे वो भी इक्का दुक्का ही पहुंचते थे, और वो भी कैमोफ्लेज करके खुद को किसी और मुल्क का जहाज ज़ाहिर करके वो हौसियों तक हथियार वगैरह पहुंचाते थे। लेकिन ये सिलसिला भी बहुत ही महदूद हो गया है। तो हौसियों को तअम्मुल था कि हम अपने महदूद ज़खायर से कितनी देर तक ये नाकाबंदी कर सकते हैं। लेकिन ईरान का इसरार है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से तो कुमक उस तरह नहीं मिल पा रही। इराक के अंदर भी हालात बदल गए हैं। अभी पिछले हफ्ते आपने पढ़ा होगा कि इराक ने डेडलाइन दे दी है अगस्त के पहले हफ्ते की कि ईरान नवाज मिलिशियाएं तमाम की तमाम खुद को डिसआर्म कर दें, वरना हम उनको डिसआर्म करेंगे। यानी वहां एक अंदरूनी कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो हौसी अब मुश्किल में है। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि हौसियों ने चूंकि सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया और साथ ही ये वादा भी किया है, ये ऐलान भी किया है कि हम सऊदी अरब से बदला लेंगे। सऊदी अरब से बदला लेंगे यानी वो सऊदी अरब पर हमला करेंगे, और इतलात ये है कि उन्होंने हमले शुरू भी कर भी दिए हैं। तो इस सूरत में जंग का दायरा बढ़ेगा, और अमेरिका ने तो मुलव्वस होना ही होना है। पाकिस्तान को भी मुलव्वस होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा कर रखा है, और उसमें साफ लिखा है कि अगर सऊदी अरब पर किसी दुश्मन मुल्क ने हमला किया तो पाकिस्तान की फौज उसका जवाब देगी। ईरानी हमलों पर तो इस मुआहदे को इन्वोक नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि उस वक्त ये एक एक्सक्यूज था कि ईरान ने सऊदी अरब की सरजमीन पर हमले नहीं किए, ईरान ने सऊदी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले किए हैं। लेकिन अगर यमनी फौज ये इल्ज़ाम लगा कर के ये जो हौसी अगर ये इल्ज़ाम लगा कर के यमनी एयरफोर्स ने जो बमबारी की है सनआ एयरपोर्ट पर, और मजीद बमबारियां भी उसने की हैं, तो ये दरअसल यमनी फौज नहीं है, ये सऊदी फौज है। इसलिए हम सऊदी अरब से बदला लेंगे तो जाज़ान के इलाके में जंग तो छिड़ेगी, साथ ही सऊदी अरब के बड़े बड़े शहर हौसियों के मिसाइलों की जद में आ जाएंगे। हौसियों के पास मिसाइल ज्यादा नहीं है,
لیکن اگر وہ 5 میزائل بھی روز سعودی عرب کی طرف داغیں تو سعودی عرب انگیج ہو جائے گا، ان سے خود کو بچانے کے لیے ان کا انٹرسیپٹر کا نظام متحرک ہوگا، ان کو الرٹ ہونا پڑے گا، وہ سارے کے سارے شہر 24 گھنٹے کی کڑکی میں لگ جائیں گے کہ آپ محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جائیں، آپ گھروں میں چھپ جائیں، دکانیں بند کر دیں، اسکول بند کر دیں، مارکیٹیں بند کر دیں، تو یہ سارا سلسلہ چلے گا، تو یہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑی ٹینشن والا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور یوں جنگ کا دائرہ جو ہے وہ تہران سے لے کر صنعا تک بلکہ عدن تک پھیل جائے گا۔ یہ کوئی 1500 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے، یہ سارے کا سارا میدان جنگ بن جائے گا۔ دوسری طرف ایران نے امریکی اہداف نہ ملنے کی وجہ سے کویت اور بحرین، خاص طور پر یہ 2 ملک کویت اور بحرین پر اس نے شہری املاک پر حملے کرنے شروع کر دی، اور شہریوں کی ایک تعداد اس میں جاں بحق ہوئی ہے، شہید ہوئی ہے۔ شہری عمارتیں گر رہی ہیں کیونکہ شہری عمارتوں کے ارد گرد تو اتنے نظام نہیں ہیں کہ وہ ہر عمارت کو انٹرسیپٹ کر سکے، محفوظ کر سکے میزائلوں سے۔ تو ایران نے اب نرم ہدف، سافٹ ٹارگٹ، یعنی شہری آبادیوں اور محلوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور آئندہ وہ یہ سلسلہ تیز کر دے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے فوجی اہداف تو رہے نہیں، تو پھر وہ یہی کر سکتا ہے اور وہ یہ کرے گا۔ گویا کہ آج سے معاملہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہو گیا ہے، اور اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یورپ کے کچھ مزید ملکوں نے ہرمز کی طرف اپنے جہاز بھیجنے کا اعلان کیا، اور ان میں ڈنمارک بھی ہے، ان میں کچھ دوسرے ملک بھی ہے، بلجیم بھی ہے، فرانس اور تو پہلے ہی اعلان کر چکا ہے۔ تو ایک نیا اکھاڑا بحرہ اپنے خلیج فارس سے لے کر بحرہ کلزم تک وسیع ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے مشکلات، پاکستان تو پہلے ہی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جہاں کوئی جنگ نہیں ہو رہی ایران امریکہ جیسی، لیکن جہاں کے حالات ایران سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ کسی ناپسندیدہ سمت میں جاتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور پاکستانی عوام ایک نئے عذاب میں پھنس جائیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا۔